पहले प्यार अंधा हुआ करता था, क्या कहें? अब वो सब देखता है। पैसा, गाड़ी, प्रॉपर्टी, वो सब देखता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा रिश्ता है जो इन वजह से है कि आपकी पोजीशन क्या है, आपका पावर क्या है, आपके पास पैसा कितना है, आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, तो वो रिश्ता मतलबी है। और मतलबी रिश्ते टिकते आप नहीं लोगों के हैं। लिए लाया हूँ इनर वेलनेस टाइप का अगला एपिसोड। आज हमारे बीच बेहद ही क्रिएटिव और शानदार गेस्ट मौजूद हैं। बहुत लोग इनकी पोइट्री से इंस्पायर होते हैं। सो प्लीज़ वेलकम लवली शर्मा ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सर। सो कैसे पोइट्री के प्रति आपका झुकाव आया और किस उम्र में लगा कि दिस इज़ माई कॉलिंग? मैं जब 8th क्लास में थी तब से लिखना शुरू किया था, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। और अपनी मन की बातें लिखती थी, वो बातें जो मैं किसी से नहीं कहती। वो होता है ना कि एक आपके अंदर एक बच्चा होता है जिसके अंदर बहुत बड़ा तूफान चलता है, जो अपनी मन की बातें सिर्फ अपने मन के अंदर रखता है। उसको लगता है कि यार मैं अगर किसी को बताऊंगा तो वो या तो मुझे कमज़ोर समझेंगे या वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो वो फियर ऑफ जजमेंट जो होता है वो आपको एक ऐसी कला दे देता है, मुझे लगता है, जिसकी वजह से या तो आप कुछ बन जाते हैं या फिर आप कुछ बनने की कोशिश करते हैं। तो बस तभी से मैंने लिखना शुरू किया और पढ़ती गई, लोगों को सुनती गई। मैं बहुत मानती हूँ बात कि मैं थोड़ा कम पढ़ती हूँ लेकिन मैं सुनती बहुत ज़्यादा हूँ। तो चाहे वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब के गाने हों, चाहे वो जगजीत साहब की गज़लें हों, चाहे वो मेहंदी हसन साहब की गज़लें हों, चाहे साहिल लुधियानवी जी के हों, चाहे आनंद बख्शी साहब के गीत हों, मैं बहुत सुनती हूँ। और मेरा वो फ्लेवर ऑफ म्यूज़िक भी वही है। मुझे पुराने गाने बहुत अच्छे लगते हैं। चूँकि कई बार होता है कि बहुत सारे पोइट जो होते हैं वो किसी दर्द भरी स्टोरी से गुजरे होते हैं और वो अपने पेन को कहीं ना कहीं पोइट्री में उतारने का प्रयास करते हैं। वो किस हद तक सच है और कितना आपने देखा है उसे? सच तो बिल्कुल नहीं है। ओके। हाँ, मतलब जब एक इंसान लिखता है जी। मैं बाकियों का तो नहीं कह सकती, बट अपने बारे में मुझे इतना पता है कि मुझे लिखने के लिए किसी दर्द ने मजबूर नहीं किया। मैं लिखती थी कभी ज़िंदगी के बारे में, कभी मौत के बारे में, कभी ऐसी चीज़ों के बारे में जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। जैसे वर्जिनिटी टेस्ट हो गया, आपका सोसाइटी के सो कॉल्ड रूल्स हो गए, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हो गई। इसके लिए किसी दर्द की ज़रूरत नहीं थी, इसके लिए एक बदलाव की ज़रूरत थी, इसके लिए एक ओपिनियन रखने की ज़रूरत थी। तो वहाँ से दर्द का तो मुझे नहीं पता, मेरी ऐसी कोई सैड स्टोरी भी नहीं है जो मैं कहूँ कि नहीं यार दिल टूटा तो मैंने शायर बनना चुन लिया। तो मतलब वो एक एस्पेक्ट है बस पोइट्री। यस, इट इज़ एन एस्पेक्ट। यस, कुछ लोगों में ट्रिगर मेरे ख्याल से अंदर का पोइट हो जाता है। वो कहते हैं ना कि जो दर्द से गुजरता है वो दर्द के बारे में ज़्यादा अच्छे से बात कर पाता है। और एक बहुत पुरानी कहावत है कि जिस तन बीते वो तन जाने, कि जिस तन के ऊपर बीतती है वही जानता है कि उस रूह पे क्या गुजरी है। लेकिन शायर सबकी रूह को पहचान लेता है। राइट। शायर को ज़रूरत नहीं होती कि उसके ऊपर कोई दर्द आए। बहुत बार मैं ये देखता हूँ कि पोइट्री और राइटिंग हैज़ अ हीलिंग इफेक्ट। सो मैनी टाइम्स व्हेन यू सप्रेस, मे बी कोई बैड इवेंट नहीं हुआ है बट जैसा आपने कहा कई बार कुछ बातें ऐसी हैं जो हम अंदर दबा के चलते हैं, सप्रेशन में चलते हैं। तो डू यू बिलीव इन द हीलिंग पावर ऑफ राइटिंग और पोइट्री और एनी इंसिडेंट्स दैट यू कैन शेयर वेयर इट हैज़ हेल्प यू और योर स्टूडेंट्स और एनीवेयर? बिल्कुल सर। पता है क्या होता है, जब आप किसी से बात नहीं कर पाते हैं ना, तो आपके अंदर वो जो घुटन होती है ना, वो आपको खोखला कर देती है, वो आपको खा जाती है। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि अगर आपके पास कोई नहीं है ना बात करने के लिए, आपके माँ बाप नहीं सुनते हैं, आपके दोस्त नहीं सुनते हैं, आपका प्रेमी, आपका भाई, आपका बहन, अगर कोई नहीं है जो आपकी बातें सुने, एंड सबसे बड़ा दुख जो होता है वो तन्हाई से ज़्यादा जो होता है वो होता है ना सुने जाने का। लोनलीनेस इज ऑन द सेकेंड स्टेप। अगर आप फर्स्ट स्टेप की बात करेंगे तो आप लोगों के बीच में सराउंडेड होंगे, आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे, एक भीड़ होगा, एक हुजूम होगा आपके आसपास, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस भीड़ में भी अकेले होगे क्योंकि कोई आपको सुनने वाला नहीं है, उस भीड़ का कोई फायदा ही नहीं है। तो अगर ऐसी कुछ चीज़ है आपके मन में जो आप किसी को नहीं बयां कर सकते हो, तो आप लिख दो, आप कागज़ पे उतारो, उस कागज़ पे लिखो और उसको जला दो, उसको फ्लश कर दो, आपको जो मना है वो करो। ज़रूरी नहीं है कि आप दुनिया को जाके वो चीज़ें सुनाओ या दुनिया उसको पढ़े। राइट। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको अगर लिखना है तो वो लोगों को पेश करना होगा। आप खुद के लिए लिखो। जब आप डायरी लिखते हैं तो आप खुद के लिए लिखते हैं। डायरी आपकी अपनी दोस्त होती है। आप अपनी मन की बातें डायरी में ऐसे लिखते हो कि जैसे आप किसी को कहानी सुना रहे हो। True. तो अपनी कहानी सुनाना, अपनी कहानी बताना ज़रूरी है। और ये जो बीइंग हर्ड एंड बीइंग अंडरस्टूड, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने दिया जो बहुत लोगों में मिसिंग होता है। और अभी आप थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि कागज़ को सुनाओ,
कहीं ना कहीं कागज़ भी सुन लेता है, आप जो कहते हैं उसे। ये क्रिएटिव प्रोसेस, इंस्पिरेशन, जैसे जब भी आप कोई कविता लिखते हो तो वो इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? कोई ऑब्जर्वेशन से आती है? और क्रिएटिव प्रोसेस किसी भी कविता का कैसे शुरू होता है, मन में क्या चलता है? आई वुड लव टू नो दैट। जब आप कोई भी कलाकार हो तो आपके मन में ना आप हर चीज़ को लेके एक अलग विचार रखते हो। अगर आपके सामने कोई लाइट रखी है तो एक आम इंसान उसको लाइट के तौर पे देखता है, बट एक कलाकार उसको रोशनी के तौर पे देखता है। रोशनी का मतलब उम्मीद होता है, राइट। जो आपको कहीं से निकाल के लेके आएगी, आपके अंदर का जो अंधेरा है वहां से निकाल के लेके आएगी। तो हम हमेशा चीज़ों को अलग तरीके से देखते हैं। मुझे लगता है कि कलाकार थोड़ा सा पागल होता है, थोड़ा संकी होता है। उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा संकी होना पड़ेगा, आप वैसे नहीं उसकी बातें समझ सकते हो। तो जब आप लिखते हो या फिर जब आप किसी भी चीज़ में होते हो, क्रिएटिव प्रोसेस में होते हो, मेरे साथ तो भगवान की थोड़ी सी मतलब एक कहते हैं ना कि एक मेहर रही है कि चलते फिरते कुछ काम करते करते एक अचानक से एक वो थॉट आता है, एक लाइन या एक वर्ड ऐसा आता है, फिर उसके आसपास आप घूमना शुरू करते हैं। वो कहते हैं ना कि आप किसी भी चीज़ का जब आप एक पौधा जब लगाते हैं तो एक बीज आता है। वो बीज अपने आप को पौधा बनाने में, फिर पेड़ बनाने में अपना एक वक्त लेता है। इट इज़ नॉट एक 1 मिनट प्रोसेस और 2 मिनट इंस्टेंट थिंग कि आपके दिमाग में अभी कोई लाइन आई है तो एकदम इंस्टेंटली वो कोई गाना या कोई कहानी या कोई कविता बन जाएगी। हर चीज़ का एक वक्त होता है। एक वो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब बच्चा भी पेट में आता है तो वो 9 महीने लेता है। 9 महीने का टाइम लगता है उसको बड़ा होने में, उसको डेवलप होने में। एक पेड़ को बड़ा होने में वो अपना वक्त लेगा। तो ऐसे ही कविता है, आपके पास कोई एक आइडिया आएगा, कोई एक लाइन आएगी, आपको किसी की कोई बात अच्छी लग जाएगी, किसी का कोई ख्याल अच्छा लग जाएगा और आप बस उसी के आसपास वो फिर घूमते रहते, वो फिर अटक जाते दिमाग में, फिर अंदर वो बुनता रहता है, वो बुनता रहता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, पिछले 2 हफ्ते से मेरे दिमाग में सिर्फ एक लाइन चल रही है और मुझे उसके आगे की लाइन आ ही नहीं रही है। एंड वो ऐसा है कि मोहब्बत में कहाँ कब कुछ किसी को याद रहता है, तो बस इतना सा ख्याल है और मैं उसके आगे कुछ नहीं कर पा रही हूँ। एंड इट इज़ नॉट क्रिएटिव ब्लॉक। आई डोंट बिलीव इन द वर्ड क्रिएटिव ब्लॉक कि ऐसा कुछ होता है। इट इज़ जस्ट कि एवरीथिंग टेक्स टाइम। हर चीज़ का एक जेस्टेशन पीरियड है, तो उसी में ही वो फ्रूटेशन पे आएगी, वरना और कई चीज़ बनी ही होती है अधूरी रहने के लिए। अच्छा, ये भी है। सो अपने पोइटिक एंगल से आप अगर बताएं तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लव? एक पोइट लव को, या फिर आपने अभी मोहब्बत की बात की, उसको किस तरीके से देखता है? मेरे लिए मोहब्बत एक ऐसा एहसास है ना, जो सबसे पहली जो उसकी बुनियाद होती है वो होती है भरोसा। उसके बाद होती है इज्जत। जब आप उस इंसान पे भरोसा करते हो कि वो आपकी नादानियों को झेलेगा, वो आपके बच्चे को, जो आपके मन का बच्चा है, उसको समझेगा, बिना अपने वो ना एक नाप तोल का तराजू लिए कि ये एक ऐसा मीटर में फिट होनी चाहिए, आपका बैठने का तरीका, आपका उठने का तरीका, आपका बोलने का सलीका, उसका कुछ मीटर नहीं है। वो आप जैसे हो वो आपको वैसा अपनाएगा। तो एक तो वो भरोसा, उसके बाद आती है इज्जत, कि वो आपकी इज्जत कर रहा है। इज्जत हमेशा 2 तरीके से होती है, एक बंद कमरे में और एक बाहरी दुनिया में। अगर आप बाहरी दुनिया में दिखावा कर रहे हैं और आप बंद कमरे में आके वही अपनी वो कितना फ्रस्ट्रेशन, अपने मन के जो जितने भी बोझ हैं वो दूसरे इंसान पर डाल रहे हैं कि तुम्हें ऐसा कर देना चाहिए था, तुम्हें वैसा रहना चाहिए था, अगर वो सब चीज़ें हैं, अगर आप उसकी इज्जत नहीं कर सकते हो तो वहाँ प्यार नहीं है। और प्यार आपको ना इज्जत करना सिखाता है, चाहे वो आपके साथ पार्टनर रिलेशनशिप में हो या ना हो। वो आपको उस उस रिश्ते के बाद आपको बदनाम करना नहीं सिखाएगा। कई बार ये हम लोगों की ना बहुत बड़ी नाकामयाबी है कि हम एक रिश्ते में होते हैं, हम अपने आप को एक रिश्ते में झोंक देते हैं और जब वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है किसी वजह से, तो हम दूसरे इंसान को गलत ठहराने लगते हैं। बहुत ब्लेमिंग होती है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड हम दूसरे को इतना नीचे गिरा देते हैं और ये भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं गलती तो हमारी भी होगी। कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि जिसकी वजह से उसका मन छूट गया, या फिर वो कहते हैं ना कि एक रिश्ता ज़बानी तौर पे ख़त्म करने से पहले जहन में ख़त्म होता है। आप उसको मन में पहले ख़त्म कर देते हो कि यार नहीं हो रहा, शायद मुझे बोल देना चाहिए। तो तुम्हारे जानने से पहले वो रिश्ता जा चुका होता है। और अगर वो रिश्ता चला गया है ना, तो उसकी इज्जत करना सीखो। प्यार हमेशा इज्जत करना सिखाता है। भरोसा है, इज्जत है, तो आपके लिए वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि पहले प्यार अंधा हुआ करता था, अब वो सब देखता है। पैसा, गाड़ी, प्रॉपर्टी, वो सब देखता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा रिश्ता है जो इन वजह से है कि आपकी पोजीशन क्या है, आपका पावर क्या है, आपके पास पैसा कितना है, आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, तो वो रिश्ता मतलब ही है।
और मतलब ये रिश्ते टिकते नहीं है। अनकंडीशनल लव जैसी चीज़ होती है, एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल होती है। ओके। आपके माँ बाप आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, वो प्रेम होता है। आप अपनी माँ के साथ कभी कभी तलाक नहीं ले सकते हो। आप उनसे लड़ लोगे, आप उनसे कितना भी झगड़ लोगे, लेकिन लड़ झगड़ने के बाद में भी आप कभी उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे। वन, आपको एक सेंस ऑफ ट्रस्ट रहेगा उनके ऊपर कि मैं अपनी ज़िंदगी में कितनी भी ठोकर करके आ जाऊं, वो इंसान ऐसे है मेरी ज़िंदगी में, आपका बाप ऐसा है आपकी ज़िंदगी में जो आपका कंधे पे हाथ भी रखेगा, आपकी पीठ भी थपथपाएगा, वो आप अगर गिर जाओगे तो आपको उठाएगा भी। वो प्यार होता है। प्यार आपको आपका ही एक बेहतर वर्जन बनाता है, आपको वो अपग्रेड करता है, वो आपको बदलता नहीं है। लव इज़ नॉट अबाउट द चेंज, इट इज़ अबाउट मेकिंग यू अ बेटर पर्सन। अपनी ही ज़िंदगी में आप कैसे एक चीज़ों को बदलाव ला सकते हो, आप कैसे। और अगर आप बहुत दुखी रहने वाले इंसान हो, आप बहुत सोचते हो किसी चीज़ को लेके, तो प्यार आपको कंट्रोल करेगा। अगर आपको किसी चीज़ को लेके इनसिक्योरिटी है, आपको किसी चीज़ को लेके डर लगता है कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो वो प्यार ना आपको हिम्मत देता है। वो प्यार होता है। एंड अनकंडीशनल लव होता है, आपके मन में होना चाहिए। माता पिता के अलावा बिल्कुल होता है। मैं अपने पति से करती हूँ, आप अपने बच्चों से करते हो, आप अपने भाई से करते हो, आप अपने बहन से करते हो। अनकंडीशनल लव अगर आप अपने जहन में रखोगे ना कि मैं अगर किसी से रिश्ते में आऊंगा, वो आपके अंदर से शुरू होना चाहिए, वो आपके अंदर पनपना चाहिए। अगर आपके अंदर ये है कि मुझे इस इंसान से कुछ नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में, बस साथ चाहिए, अगर मैं झगड़ूँ भी तो इसी से झगड़ूँ, अगर मेरे को अपनी खुशियाँ बांटनी है तो इसी से बांटनी है, मुझे प्यार करना है तो इसी से करना है, मुझे अगर रोना है तो मुझे इसी के कंधे पे सर रख के रोना है। वो अगर आपके मन में होगा तो आप उस इंसान से वैसा प्यार कर पाओगे। किस तरीके से दिखता है? अगर सपोज एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, बाकियों में तो बहुत क्लियरली दिखता है, एक माता पिता के एग्जाम्पल में बहुत क्लियरली बहुत सारी जगहों पे देखने मिल जाता है, तो एक हस्बैंड वाइफ में अगर एक अनकंडीशनल लव है तो वो किस तरीके का दिखता है? एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा बोलता है, और एक इंसान है जिसको चुप रहना पसंद है। चुप्पी उसको अपनाना पसंद है जब वो उदास होता है, जब वो तकलीफ़ में होता है। और ये मोस्टली हर इंसान के अंदर होता है कि कई बार ऐसा वक्त आता है जब लगता है कि नहीं यार बस ख़त्म करते हैं, मुझे शांति से बैठना है। अगर आप ये चीज़ खुद के लिए चाहते हैं तो आप दूसरे को भी दो। जब आप अपने सामने वाले इंसान को समझने लग जाओगे, जब आप उसकी, वो कहते हैं ना कि आप उसके जूतों में पैर फंसा के देखो, तो आपको पता लग जाएगा कि कितने घिसे हैं, उसके मन में कितनी तकलीफ़ है। तो एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी होता है आपको ये समझना कि सामने वाला इंसान कहना क्या चाहता है। अगर वो कुछ नहीं कह पा रहा है तो उसकी आंखें क्या कह रही हैं, उसके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि जब तक आप बात नहीं करोगे, जब तक आप दूसरे की सुनोगे नहीं, जब तक आप होता ना ब्लेम ही करते रहोगे कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम ऐसे कहते हो, तुम वैसे कह देते हो, जब तक आप दूसरे इंसान को ब्लेम करते रहोगे, गलतियाँ निकालते रहोगे, तो वहाँ पे सोल्यूशन का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। राइट। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप इज़ अ वर्क। आपको हर दिन उसमें अपने आप को झोंकना है। आप पूरा दिन खुश नहीं रहते हो ना, आप छोटी छोटी चीज़ों को लेके खुश हो जाते हो, आप फिर कभी कोई एक छोटी सी चीज़ हो जाएगी जिसको लेके आप उदास हो जाओगे। तो वो रिश्ता ऐसा ही है कि आपको एक दूसरे को, अगर आप हर वक्त खुश नहीं कर पा रहे हो, तो जब वो दुखी है तो उसको समझ लो। राइट। उसकी चुप्पी को समझ लो। कई बार कुछ रिश्ते बड़े टॉक्सिक होते हैं, राइट, कि यू ट्राई टू बी पॉजिटिव बट देयर इज टॉक्सिसिटी इन रिलेशनशिप। और कई लोग जब ब्रेकअप से गुजरते हैं तो बहुत लंबे समय तक उससे डील नहीं कर पाते, वो जो लेट गो करना है या मूव ऑन करना है। तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह दे सकती हैं कि जो बिना अपने दिल को कड़वा किए लाइफ में मूव ऑन कर सकें? आपके पास एक सुपर पावर दिया भगवान ने, जिसे हम गट फीलिंग कहते हैं। आपको ना दूसरे इंसान के बर्ताव में बदलाव पता लग जाता है। आपको पता लग जाता है कि वो रिश्ता अब नहीं चल रहा है, वो इंसान आपके साथ तो मौजूद है फिजिकली, बट इमोशनली वो जा चुका है। राइट। और अगर आपका मन ये कह रहा है ना कि ये रिश्ता आपके लिए सही नहीं है, आप उस इंसान के साथ बूढ़ा नहीं हो सकते हो, आप उस इंसान के साथ एक कमरे में 50-60 साल नहीं ज़िंदगी गुजार सकते हो, तो फिर उस रिश्ते में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको कितनी ही बड़ी आदत हो, प्यार कुछ नहीं है, प्यार आदत होता है। आदत का मतलब है कि आपको उसके साथ रहना पसंद है, आपको उसकी हर चीज़ पसंद है, उसका गुस्सा करना, उसका अटखेलिया करना, आपको सब पसंद है, वो आदत है। लेकिन अगर वो इंसान आपके ऊपर इतना हावी हो रहा है कि आप अपनी आँखों की, वो कहते हैं ना, अपनी आँखों को कभी सुखा ही नहीं पा रहे हो, वो हमेशा ही भीगी हुई है, तो वो रिश्ता कब तक जिंदा रहेगा? उस रिश्ते को तो सिर्फ आपने पकड़ने की कोशिश की है ना। राइट। एक बहुत छोटी सी नज़्म थी जो मैंने लिखी थी कि
एक इश्क था, एक तू था। एक इश्क था, एक तू था, ना तू मिला ना इश्क मिला। कुछ तो था दरमिया, क्या था किसे पता। एक डोर थी खिंची खिंची, एक और तू, एक मैं खड़ी। मैंने कसके थामी थी, वो डोर जो तूने छोड़ दी। छूटा बहुत कुछ मगर तेरी याद मैंने थाम ली। धुंधली सी एक कोने में तस्वीर तेरी टांग दी। आंखें मीच कर अपनी फिर एक सुकून की सांस ली। वाह, एक इश्क था, एक तू था, क्या बात ना है, तू मिला ना इश्क मिला। ब्यूटीफुल। तो वही है कि अपने पास यादें रखो, यादों में बुनियादें रखो। बुनियाद कच्ची थी तुम ये समझो और उसको जाने दो, उस रिश्ते को जाने दो। अपने पास अच्छी यादें रखो, मन में कड़वाहट मत रखो। जो तुमने अच्छे पल अपने साथ बिताए थे उनको अपने पास रखो, संजो के रखो, उसको गंदा मत करो। क्योंकि हम लोगों की ना बहुत, इंसान की जात ही बहुत गंदी है। मैं कहती हूँ कि इंसान, हम लोगों की आदत होती है कि हम जब किसी चीज़ को ढूंढने जाते हैं, एक अच्छी याद को ढूंढने जाते हैं, तो उसमें से बहुत कुछ निकल के आता है। गुस्सा, नफरत, फरेब, लापरवाही सब निकल के आती है, बस वो अच्छी याद नहीं मिलती। तो जब हम किसी रिश्ते को, वो रिश्ता जो ख़त्म हो चुका है, उसको याद करते हैं ना, तो हम उसकी सारी गंदी बातें याद रखते हैं। उस जहर को अपने मन में ना, अपनी नसों में बस घोलते रहते हैं। और जब तक आप अपने मन को साफ नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। मूव ऑन क्या है? मूव ऑन का मतलब ये है कि जो चला गया है उसे जाने दो, क्योंकि वो तुमको ना बस एक थोड़े से पार्ट के लिए कुछ सिखाने के लिए आया था। क्योंकि जब एक इंसान आपकी ज़िंदगी से जाता है तो या तो वो आपकी बेहतरी के लिए जाता है या आपको बेहतर बना के जाता है। या एक तो सही आप बात है। सीख जाते हो कि यार ऐसे लोगों पे तो भरोसा नहीं करना, या फिर मेरी गलती ये थी, ये दोबारा नहीं दोहरानी। Nice. रिश्ते को जाने दो, उस इंसान को जाने दो जो आपके साथ नहीं रहना चाहता। उसको फिर होल्ड करने का कोई फायदा नहीं है। So true. आप कब तक उसको होल्ड करके रखोगे, कब तक पकड़ के रखोगे? एक दिन ऐसा आएगा जब वो एक झटके से हाथ छुड़ाएगा और वो चला जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। Even वो जो चिड़िया भी जिस ब्रांच पे बैठी होती है, उस ब्रांच को उसे छोड़ना पड़ता है तभी हवा में उड़ सकती है। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं हो सकता ब्रांच भी पकड़ी रहे और आप उड़ भी जाए। एक चीज पे कभी नहीं टिके रह सकते हो। अगर आप कहोगे कि मैं यहीं खड़ा रहूंगा उसी मोड़ पे, तो ना तो आप आगे बढ़ पाओगे ना कोई और आगे बढ़ पाएगा। दूसरे इंसान ने तो रास्ता बदल लिया है। वो कहते हैं कि लोगों की मंजिल एक है, हम सफ़र बनेंगे। हम सफ़र कोई नहीं बनता, राइट। वो बस हम राही बनते हैं कि वो एक रास्ते पे साथ चलते हैं। वो एक रास्ता ऐसा आएगा जब वो अपना मंजिल के लिए अपने मोड़ बदल लेगा, आपको अपने मोड़ बदलना पड़ेगा, आपका सफ़र अलग होगा।